Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Good afternoon, Prateek, Omveer, Praveen, Rahul, Lohit, Rajendra, Shiva, Pawan, Nidhi, Parul, Mayank, Shikha, Varsha, Anushka, निशा, उज्जवल, उत्पल, प्रद्युम्न, प्रधान, प्रथम, रोहित, अंजलि, दिव्या, उमंग, प्रियांशु, निधि, रोहित, अतुल। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और यह है रीजनिंग स्पेशल। क्या बैच कोड है भाई इसका? रीजनिंग स्पेशल 23। हाँ जी, बैच कोड है 23। जिस बैच की शुरुआत आज से ही हो रही है और आज इस बैच का फर्स्ट डे है, पहला दिन है। ठीक है, हाँ जी। तो सभी का स्वागत है इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये एकदम लेटेस्ट अप टू डेट है ना, टन 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 बैच है रीजनिंग स्पेशल का, है ना। और स्पेशल बैच इसलिए है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर नहीं रह सकते, या एक ही सिंगल गवर्नमेंट जॉब को टारगेट या सिंगल एग्जाम को टारगेट हम नहीं कर सकते। अगर हमें सरकारी नौकरी चाहिए, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम देने होते हैं, मल्टीपल एग्जाम देने होते हैं। हमें सीजीएल का भी पेपर देना होता है, हमें सीएचएसएल भी देना होता है, हमें एमटीएस भी देना होता है, हमें रेलवे का भी पेपर देना होता है, हमें पुलिस का भी एग्जाम देना होता है, क्योंकि हमें एट द एंड गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो इसीलिए हमें मल्टीपल एग्जाम देने होते हैं और इतने डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम देने होते हैं। इसीलिए हम अब बार बार तो हर एग्जाम का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो हम यूपी पुलिस का तैयारी करें, फिर हम सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं तो सीजीएल के लिए दोबारा से बैच ज्वाइन करें, फिर हम कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं तो कांस्टेबल के लिए बैच ज्वाइन करें, फिर हम सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं तो सीएचएसएल के लिए बैच ज्वाइन करें। तो फिर ऐसे तो आप बेटा साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 12 बैच ज्वाइन करोगे, है ना। तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान लेके हम अपने करियरविल प्लेटफॉर्म पर लाते हैं स्पेशल बैच। स्पेशल बैच का मतलब ये होता है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम, ठीक है, जिसमें रीजनिंग आती है, अगर आप इस बैच की रीजनिंग कर लेते हो तो दुनिया के हर एग्जाम की रीजनिंग को आप बनाने में सक्षम होगे। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। फिर आपको ये नहीं सोचना कि सर मैं सीजीएल का पेपर देने जा रहा हूं तो मैं क्या पढ़ के जाऊं, या मैं रेलवे का एग्जाम देने जा रहा हूं, या मैं सीपीओ का पेपर देने जा रहा हूं तो मुझे क्या पढ़ के जानी है रीजनिंग। फिर आपको ये सोचना नहीं है कि यूपीएसआई के लिए रीजनिंग क्या पढ़ूं, कि रेलवे के लिए क्या पढ़ूं, कि सीएचएसएल के लिए क्या पढ़ूं। आपने अगर एक बार इस बैच में रीजनिंग पढ़ ली तो फिर, है ना, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक जितने भी एग्जाम होते हैं, है ना, क्लरिकल पोस्ट से लेके एक आईएएस ऑफिसर तक जितने भी पेपर होते हैं, उन सारे पेपर की रीजनिंग तुम खत्म कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। इस बैच में सिलेबस बेटा, इस बैच में जो बच्चे हैं वो 10th क्लास से लेके, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट हैं, और कुछ टीचर्स भी हैं जो कहीं कहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। सारे के सारे मिक्स्ड खिचड़ी है इस बैच के अंदर। और पैन इंडिया लेवल के बच्चे, पैन इंडिया लेवल से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सारे बच्चे, है ना, हर स्टेट के बच्चे हमारे पास हैं। जी हाँ, किसी को इसी साल पेपर देना है, किसी को अगली साल देना है, किसी को उससे भी अगली साल पेपर देना है। ये जो बैच है, ये बैच सिर्फ इसी साल के एग्जाम के लिए नहीं है, ये अगली साल अगर आप कोई पेपर दोगे तो भी काम आएगा, उससे अगली साल अगर आप कोई पेपर दे रहे हो तो भी काम आएगा। कहने का मतलब है अगली 5 सालों तक जितने भी आप एग्जाम दोगे सरकारी नौकरी के, हर एग्जाम में ये पढ़ाया हुआ सिलेबस आपके काम आएगा। हर साल हमें नया बैच नहीं खरीदना होता है, हर साल हमें नया बैच परचेज नहीं करना होता है, क्योंकि हर साल जो सिलेबस है इतना चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, है ना, बेसिक वही रहता है। थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे आके आपको लाइव अपडेट करा देते हैं कि भाई इस साल एग्जाम में ये चेंज हुआ है, इस एग्जाम में तो आप ये वाला क्वेश्चन करके कर लो। तो हमारा जो YouTube चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, उस YouTube चैनल पे आप ज्वाइन रहे हमेशा, सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद भी, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अप टू डेट खबर होगी वो आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सिलेबस एक ही बार करना है, चाहे आप अगले 5 साल की क्यों ना सोच रहे हो। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल मैं आपसे नहीं बोलूंगा, हर 6 महीने में मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि मैं बैच लेकर आ रहा हूं और इस बार मैं कुछ तहलका कर दूंगा अपने बैच के अंदर, जो पुराना पढ़ाया था वो तो सब बेकार है, अब तुम इस बैच को ज्वाइन करो। ऐसा मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा।
मैं अपने हर स्टूडेंट को ये बोलता हूं, जो मुझसे एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है रीजनिंग, ये मेरी गारंटी है। दो चार क्वेश्चन की हेरफेर होती है, वो क्वेश्चन बेटा आप मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, हर बार जो भी पेपर होता है ना एग्जाम, अगर उस एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आया रीजनिंग का, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आके उस क्वेश्चन को करा देते हैं, और हम अपने लेटेस्ट कंटेंट में भी उस क्वेश्चन को अपडेट कर देते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है। अच्छा, ये जो बैच है, इस बैच को हम दो तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप दो तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इस बैच के अंदर। या तो आप बेटा लाइव क्लासेस अटेंड करके इस बैच को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख के इस बैच को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जितनी भी क्लासेस हैं सारी हालांकि रिकॉर्डेड फॉर्म में तो ये भी है, देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो ये भी है, ये जो भी लाइव होगी ना बाद में जाके वो रिकॉर्ड ही हो जाएगी, जिसको आप बाद में कितनी भी बार देख सकते हो। रिकॉर्ड तो ये भी होंगी सारी क्लासेस, रिकॉर्ड ये भी है। ये ऑलरेडी पुराना बैच है कोई जो कंप्लीट हो चुका है, उसकी सारी क्लासेस आपको दी गई है वीओडी सेक्शन में। इसमें क्या होगा, जैसे कि आज मैं क्लास लाइव लूंगा, और जैसे मैंने आज लाइव क्लास ली है ना, जैसे कि अभी हमारी 2:30 बजे ये लाइव क्लास हुई है, तो आज जैसे ही हमने 2:30 बजे लाइव क्लास ली, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन में। आप इस क्लास को बाद में देख सकते हो, और एक नहीं 10 नहीं 50 बार देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2:30 बजे लाइव नहीं आ सकते क्लास ज्वाइन करने, तो आप इस क्लास को बाद में देखो किसी और समय पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दो तरीके से सिलेबस कंप्लीट करते हो, या तो लाइव या फिर वीओडी से। अगर आप लाइव से सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा 5 से 6 महीने। देखो 5 से 6 महीने तक हमारा सिलेबस चलेगा, तब जाके आपका बैच कंप्लीट होगा। और अगर आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हो अपना, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे 10 दिन में सिलेबस निपटा दो, चाहे आप 10 महीने में निपटाओ, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और जो टॉपिक आपको पहले पढ़ना वो टॉपिक आप पहले पढ़ सकते हो। ये बीओडी उन बच्चों को बहुत फायदा पहुंचाती है जिन बच्चों को लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, या फिर जिन बच्चों का एग्जाम 15 दिन बाद है या 1 महीने बाद है। अगर आपका एग्जाम अगले 6 महीने में नहीं है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लाइव क्लास से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करें। भले ही आप इस समय लाइव ना आ पाओ, लेकिन आप इसी क्लास को बाद में देख लेना, और उसी सीक्वेंस में आप ये बैच कंप्लीट करें। अगर आपके पास 6 महीने का समय है कम से कम, तो अगर आपके पास 6 महीने का समय नहीं है, तो आप अपना सिलेबस वीओडी से कंप्लीट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वीओडी से कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा लाइव देखनी पड़ेंगी क्लासेस, बिल्कुल नहीं देखनी पड़ेंगी, है ना। जी हाँ, चलिए साहब, तो यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। हालांकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी बुक की प्रैक्टिस करा रहा था, फिलहाल वो प्रैक्टिस बंद है। होली के बाद वो प्रैक्टिस मैं दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आफ्टर होली हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग दोबारा से मेरी बुक की प्रैक्टिस करोगे। जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में करा रहा था ना, पहले मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट्स कराए थे आप लोगों को, उससे पहले हम बुक की प्रैक्टिस करा रहे थे, लेकिन होली के बाद तुरंत हम बुक की प्रैक्टिस कराना दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, आप लोगों को सारी पीडीएफ दी जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, सारे नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बेटा नोट सेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अलग से आपको इन पीडीएफ की कोई भी प्रिंट आउट आपको नहीं निकालना है। अगर आप प्रिंट आउट के शौकीन हैं, अगर आप हार्ड कॉपी से ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप फिर हमारी बुक ले सकते हो, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स, मतलब रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। वो एक बुक मार्केट में है, मोस्ट पॉपुलर बुक है, आप लोग जानते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हैं, उस बुक के अंदर सारी ट्रिक्स हैं, सारी अप्रोचेस हैं, और प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, और जो भी ट्रिक्स मैं क्लास में बता रहा हूँ वो सब उसके अंदर लिखी हुई है एज इट इज। तो फिर हमें क्लास नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है उस बुक के लेने के बाद। वरना अगर आपको बुक नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, तो आप इन पीडीएफ नोट से भी काम चला सकते हो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। ठीक है जी हाँ, और डेली हमारी जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है ना। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी, सैटरडे संडे हम ऑफ रखते हैं ताकि हम 2 दिन रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो बिना रिवीजन प्रैक्टिस के आप सिलेक्शन कभी नहीं ले सकते। एक चीज याद रखना, अगर आप रिवीजन है ना और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नामुमकिन है, नामुमकिन, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। सिलेक्शन पाने का मूल मंत्र होता है टाइम टू टाइम रिवीजन, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस, वो बहुत जरूरी है। इनिशियली प्रैक्टिस हम करेंगे चैप्टर वाइज,
और उसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो कंबाइंड प्रैक्टिस होती है। कंबाइंड प्रैक्टिस के लिए 100 सेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं, 100 सेट की पीडीएफ दी हुई है विद वीडियो सोल्यूशन। उसकी लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जानी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक, है ना जी। तो और क्या बताऊं इस बैच के बारे में? हाँ, बिल्कुल बेसिक बैच होगा, बिल्कुल बेटा जीरो लेवल से शुरू करेंगे हम इस बैच को, एकदम जीरो लेवल से। आपने अपनी लाइफ में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, उतना जीरो लेवल से हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे, एकदम निहायत ही बेसिक लेवल से। ठीक है, एकदम बिल्कुल माइनस लेवल से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे हम। बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, इंग्लिश प्लस हिंदी। जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा बाइलिंगुअल दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा। ठीक है, हाँ जी। और ये जो बैच होगा ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच होगा। आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हो या आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इस बैच से रीजनिंग पढ़ी है तो आप कोई भी एग्जाम देने के काबिल है, कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, दोनों एग्जाम देने के सक्षम है। ठीक है, हाँ जी। चलिए सर, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग मेरे किस किस एग्जाम में काम आती है? इतने सारे एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, यूपीएससी का पेपर होता है ना, यूपीएससी का पेपर होता है बेटा, आईएएस का पेपर होता है, आईएएस आईपीएस का, जिसको हम सी सेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रीलिम्स होता है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 होता है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी के ढेर सारे एग्जाम होते हैं। सीजीएल का आपने बहुत नाम सुना होगा। सीजीएल क्लियर करने के बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, आफ्टर ग्रेजुएशन ही हम इन दोनों पेपर को दे सकते हैं। कुछ ऐसे पेपर हैं जो 10th के बाद दे सकते हो, कुछ ऐसे पेपर हैं जो 12th के बाद दे सकते हो, और बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो। तो ये ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम एग्जामिनर बनते हैं, हम जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाते हैं, है ना, हम सेंट्रल सेक्रेटरीट सीएसएस की पोस्ट हमें हासिल होती है, सीएसएस एएसओ, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है सीजीएल के थ्रू। सीपीओ बेटा दिल्ली पुलिस का पेपर होता है, आप जानते हैं। सीएचएसएल का पेपर हमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है सीएचएसएल और एमटीएस का पेपर देने के लिए, है ना, समझ लो, ये पेपर हम बिना ग्रेजुएशन के दे सकते हैं। एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, ये रेलवे के एग्जाम्स होते हैं। टीचिंग का एक केवीएस का पेपर होता है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। डिफेंस का एफकेट का पेपर होता है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एग्जाम्स होते हैं बेटा, जैसे पीसीएस का पेपर होता है, पीएससी जिसको बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, वही सेम पेपर होता है सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएस पेपर 2। प्रीलिम्स और मेंस होता है ना, तो जो प्रीलिम्स का 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो जो जीएस पेपर 2 होता है वो सीसेट होता है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एग्जाम्स में पुलिस का पेपर होता है, जैसे यूपी पुलिस का पेपर है, हरियाणा पुलिस का पेपर है, एमपी पुलिस का पेपर है, बिहार एसआई का पेपर है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंकिंग का कोई भी पेपर उठा लो, क्लर्क से लेके पीओ तक, सारे पेपर में रीजनिंग आती है और बहुत खतरनाक लेवल की रीजनिंग आती है। ठीक है, पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्लर्क एक्सेट्रा। तो इतने सारे एग्जाम्स हैं जो हमें देने होते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। इन सारे एग्जाम के बाद आपके मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो आपको वर्दी दिलाएंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो आपको लाल बत्ती भी दिलाएंगे, नीली बत्ती भी दिलाएंगे, यूपीएससी, पीसीएस। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं और हर एग्जाम का जो है ना, जो लेवल है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। कोई भी जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो उस एग्जाम का हमें लास्ट ईयर पेपर उठाना होता है, समझने के लिए कि एग्जैक्टली मोड मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस। तो बस कुछ प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कर जाओ और वो पेपर दे आओ। पहले सिलेबस कंप्लीट करो स्पेशल बैच से, देन आफ्टर जब कोई भी एग्जाम हम देने जाते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, रीजनिंग का सिलेबस क्या है जो इस स्पेशल बैच के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, तो भैया इस स्पेशल बैच के अंदर हमारा जो सिलेबस होगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस रहेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, हाँ जी, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और चाहे आप दुनिया का कोई भी पेपर दे रहे हो एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर आप दुनिया का कोई भी पेपर दे रहे हो, आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करोगे। सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चे हैं जिनको ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं,
वरना बैंकिंग वाले स्टूडेंट को छोड़कर जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक भी टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते, एक भी सिंगल टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। आपने देखा था यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग कितनी बेहतरीन बनाई थी। इस बार पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, हालांकि वो तो बेकार हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया, लेकिन उस पेपर में जो रीजनिंग आई थी वो बहुत शानदार लेवल की रीजनिंग थी, है ना। वो वही बच्चे रीजनिंग बना पाए थे जो पहले से पूरा सिलेबस पढ़ के गए थे। अगर आप लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ के गए थे तो जरूर पेपर में गड़बड़ होती है हमारे साथ। तो इसलिए ये मत कहना कि सर मुझे तो सीपीयू का पेपर देना है, सर सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना है, एमटीएस देना है, स्टेनो देना है, तो मैं क्या पढूं। बैंक के अलावा हर बच्चे को ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं किसी भी टॉपिक में, है ना। किसी भी टॉपिक को आप हल्के में नहीं ले सकते। देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन नहीं आते थे पेपर में, लेकिन इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में हर सेट में एक पेपर क्यूब या क्यूबॉइड का था। सॉरी, क्यूब का भी नहीं था, क्यूबॉइड का क्वेश्चन था। और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, हल्का क्वेश्चन नहीं था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन वही बच्चा बना पाएगा जिसने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। हालांकि इस चैप्टर से बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है बच्चा, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ गया। इसीलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सर कौन सा टॉपिक छोड़े कौन सा नहीं छोड़े। आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, अगर आप वास्तव में पढ़ना, सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो आपको मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन आपको पाना है। मेरी मेहनत तो सिर्फ आपको पढ़ाने की होगी, बाकी जो भी मेहनत होगी वो आपकी तरफ से होगी। आपको सिर्फ अपना 1 साल देना है ईमानदारी से, और उसके बाद ये समझ लो आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। सोचो, आप इमेजिन करो कि आपके कंधे पे 3 सितारे लग चुके हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके कंधे पे 3 सितारे लग चुके हैं और आप अपनी कॉलोनी में प्रवेश कर गए। आप अपनी कॉलोनी में आए हो बेटा, तो आसपास के जो पड़ोसी हैं, धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें? आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके चेहरे पे स्माइल दिखाई दे रही है? आपका मम्मी और आपके पापा की आंखें पुतली चौड़ती हुई दिखाई दे रही है उनकी, है सीना गर्व से फूलता हुआ दिखाई दे रहा है? और तुम्हारा जब बच्चा होगा वो तुम पे प्राउड फील करेगा कि हाँ मेरे पापा देखो ये है, मेरे पापा देखो वो है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल की मेहनत है, और इस 1 साल की मेहनत से आप बहुत कुछ बदल सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने आने वाली पीढ़ी में, है ना। सिर्फ इस 1 साल की मेहनत से। और किसी भी एग्जाम को क्लियर करना बेटा बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसिस्टेंसी, हमारे डेडिकेशन, थोड़ी सी मेहनत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं फुल जोश के साथ, एनर्जी के साथ। पहला दिन होता है, उनकी एनर्जी बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल पर होती है, इतनी हाई लेवल पर। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो ऐसे 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 खत्म हो जाती है कहानी उनकी। आपको ये नहीं करना, बस इतना याद रखना, आपको तैयारी शुरू करनी है बेटा। आप एक मिनिमम कांस्टेंट मतलब एनर्जी से तैयारी शुरू करो, भले ही 0 लेवल से शुरू करो, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी अपनी धीरे 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 धीरे, कहीं भी ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। 2-4, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, एक पेपर दे आते हैं फिर आराम से घर पे रेस्ट मारते हैं। बस इतना सोच लो, तैयारी शुरू कर दी तो तब तक रेस्ट नहीं करना जब तक सिलेक्शन ना ले लो, चाहे वो 10 एग्जाम देने के बाद लेना पड़े, चाहे 20, टिल सिलेक्शन, है ना। आपको कांस्टेंट प्रिपरेशन करनी है, कांस्टेंट तैयारी करनी है। अधिकतर भीड़ वही है कि 5 पेपर दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी छोड़ दी। उसको यही नहीं पता था कि छठे पेपर में पता नहीं वो क्या कर जाता। एक हमारे स्टूडेंट थे प्रहलाद नारायण, मतलब है स्टूडेंट प्रहलाद नारायण शर्मा। उन्होंने 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, तीनों बार उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, नहीं निकला प्रीलिम्स। सोचो, 3 बार पेपर दिया, तीनों बार प्रीलिम्स नहीं निकला। चौथा अटेम्प्ट वो देने जा रहे थे, तब मेरे ख्याल से उनका लास्ट अटेम्प्ट था, अब तो शायद 6 अटेम्प्ट है। तो जब वो अटेम्प्ट देने जा रहे थे तो उनके मन में क्या होगा, आप सोच सकते हो उस अटेम्प्ट को देने से पहले क्या होगा? कि भगवान बस किसी भी तरीके से, है ना, आप लोग क्या सोचोगे, भगवान बस किसी भी तरीके से ये वाला क्वालिफाई करवा दो, मैंने बहुत मेहनत करी है 3-4 साल, चाहे मेरी रैंक लास्ट आ जाए, यही तो सोच के जाओगे। लेकिन उनकी जो रैंक थी ना वो थी 104। पहले 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था, चौथे अटेम्प्ट में सीधा 104 रैंक। तो वो
जो मेहनत कर रहे थे ना लगातार, उन्होंने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया उस मेहनत में, वो कंसिस्टेंसी उन्होंने रखी। समझ रहे हो? बस तो वो चीज आपकी होनी बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ है मामला। तो भैया ये सारा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। ये जो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं रीजनिंग में, बैंकिंग वाले बच्चों को सिर्फ ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं ध्यान से सुन लें, इन टॉपिक्स के अलावा उनको कुछ भी नहीं करना है रीजनिंग में। ये 19 चैप्टर्स हैं जो बैंक में रीजनिंग में आते हैं। इसके अलावा आज तक रीजनिंग में, बैंक में इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, आज तक सिर्फ ये 19 चैप्टर ही है जिनसे सिलेबस, ये बैंकिंग का प्री डिफाइन है ना। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, यही दो चैप्टर हैं जिनके ढेर सारे क्वेश्चन बैंकिंग में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। टोटल 19 ही चैप्टर हैं जो बैंकिंग वाले बच्चों को रीजनिंग के लिए तैयार करने। इसके अलावा बैंकिंग वाले बच्चों को कुछ नहीं पढ़ना होता है ना। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उन्हें सब कुछ पढ़ना है, ये याद रखना। पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ज्यादा नहीं। और देखो, हमारे साथ पढ़ाई करोगे तो रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। हमारे साथ पढ़ाई करने में मजा इसलिए आता है क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। तो और जब तक आप अपने क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर ना बनाओ, तब तक पढ़ने का क्या फायदा है? क्यों भाई, तब तक पढ़ने का क्या फायदा जब तक पेपर आप क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर ना बना लो। क्योंकि विदाउट पेन एंड पेपर बनाने के बाद ही हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो ट्रिक्स और अप्रोचेस आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, है ना, बेसिक कंसेप्ट के साथ, ताकि आप अपने क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सको। ठीक है, हाँ जी, कुछ ही सेकंड्स में, 2 4 5 सेकंड्स के, इससे ज्यादा समय आपको लगे ही ना क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक आपको शुरू कराने जा रहा हूं, है ना, सबसे पहले उस टॉपिक का नाम है बेटा काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर से हम शुरुआत करेंगे। काउंटिंग फिगर में बस आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि जब हमारे पास अप्रोच होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है, और अगर हमारे पास अप्रोच नहीं है तो वही कितना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना। तो काउंटिंग फिगर जब हम देखेंगे तो अगर हमारे पास ट्रिक्स एंड अप्रोचेस हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए 2 4 सेकंड का है, ट्रिक्स अप्रोचेस नहीं है तो वही क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत परेशान कर सकता है, बहुत ज्यादा परेशान। अगर आप काउंटिंग फिगर्स की बात करते हो तो इस चैप्टर के अंदर ना बहुत कुछ काउंट करने के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। ट्राइंगल्स पूछ सकते हैं, स्क्वायर पूछ सकते हैं, रेक्टेंगल्स पूछ सकते हैं, सर्कल पूछ सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल पूछ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पूछ सकते हैं, ब्लॉक्स पूछ सकते हैं, है ना, डायगोनल्स पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में काउंट करने के लिए आती है ना। लेकिन हम शुरुआत करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स से, ठीक है। त्रिभुजों की गणना से शुरुआत करेंगे कि एक क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आता है। एक पिक्चर हमें दिखाई जाएगी, एक फिगर हमें दिखाई जाएगी, और उस फिगर के अंदर ना त्रिभुज बने होंगे और टोटल त्रिभुज हमें काउंट करके बताने होंगे। किसकी गणना करनी होगी? ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हम इसको त्रिभुज बोलते हैं, या फिर हम इसको त्रिकोण भी कह सकते हैं, त्रिकोण या त्रिभुज, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, सबको पता है त्रिभुज, ट्राइंगल, त्रिकोण होता क्या है? कोई ऐसा बच्चा है जो इन त्रिकोण ट्राइंगल्स के बारे में ना जानता हो? है तो आप सारे जानते हो ट्राइंगल्स। आप सारे जानते हो ट्राइंगल्स को कैसे हम काउंट करते हैं, है ना। त्रिभुजों की गणना हमें कैसे करनी होती है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? सर इस फिगर के अंदर हमें 3 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सर पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है ना, और एक हमें ये बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं भाई? सर यहाँ पे 3 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। चलो, अगर किसी को नहीं दिख पाए तो मैं लेजर पेन से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक ट्राइंगल तो ये रहा हमारा, एक छोटा सा त्रिभुज, है ना, एक छोटा सा त्रिभुज हमारा ये रहा, और एक हमारे पास ये बड़ा त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज है टोटल? यहाँ पे 3 त्रिभुज है। तो ये बहुत बेसिक सी फिगर है, बहुत छोटी सी फिगर है, जिसमें काउंटिंग करना हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन एग्जाम में इसी फिगर को थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, लाइक दिस,
थोड़ा और चेंज कर दूं, थोड़ा और चेंज कर दूं, थोड़ा और चेंज कर दूं। अब क्या करेंगे एग्जाम में, अगर आप बिल्कुल बेसिक मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप इंडिविजुअल काउंटिंग करने जा रहे हो ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं आप कभी इस फिगर में त्रिभुज काउंट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप एक एक करके काउंट करोगे तो क्या त्रिभुज काउंट कर सकते हो? एक एक करके कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अप्रोचेस ट्रिक्स पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं तो अपने कॉलेज का, है ना, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने स्कूल का टॉपर हूं सर। टॉपर किससे टकरा गए तो आप? मैं तो टॉपर रहा हूं सर। सर मैथ्स में तो मेरा पूरा 100% इसको रहता था सर। मेरी रीजनिंग तो बहुत स्ट्रांग है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक मेथड से कर देता हूं सर। मैथ्स के टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करता हूं सर, क्योंकि मेरे बेसिक स्ट्रांग है। लेकिन उस बेसिक मेथड का कुछ नहीं होने वाला पेपर में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि आप वो बेसिक मेथड अप्लाई कर सको। अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से काउंटिंग करोगे, कैसे आप एग्जाम को पार कर पाओगे? है जो जो क्वेश्चन 10 सेकंड का है, उसी क्वेश्चन में अगर आप 2 से 4 मिनट ले गए, तो बेटा क्या आपको उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए ट्रिक्स अप्रोच सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ बच्चे ईगो पे ले जाते हैं, नहीं मैं तो नहीं सीखूंगा कोई ट्रिक। तो बिना ट्रिक सीखे, बिना अप्रोच सीखे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एक बात सुन लो, ये बात बिल्कुल साफ है, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमें ये सब अप्रोचेस सीखनी पड़ती है। इन सारे क्वेश्चंस को बताओ कैसे बना लोगे, इन क्वेश्चंस को कैसे बना लोगे बिना ट्रिक्स अप्रोचेस के? लग रहा है आपको तुम ये वाले क्वेश्चन बना पाओगे? हैं, बना लोगे ये सब क्वेश्चन? कभी नहीं बना पाओगे सारे। ये कैसे बनाओगे क्वेश्चन, बताना कैसे बना लोगे? तो इसीलिए अच्छा, ये नहीं कि मैं आपको हर क्वेश्चन की एक नई ट्रिक सिखाऊंगा। हमारी खास बात यह है कि हम पूरे चैप्टर में बस एक ही अप्रोच, एक ही ट्रिक बताते हैं और उसी से ही सारे क्वेश्चन बना देते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में। बस एक ही सिंगल अप्रोच और सिंगल ट्रिक हमें सीखनी होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न को ध्यान से समझ लो, अपनी आंखों में बैठा लो कि इस पैटर्न में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में एग्जैक्टली चल क्या रहा है? सर ये पैटर्न हमें समझ तो आ रहा है, इस पैटर्न में एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि हम ट्राइंगल में किसी भी एक पॉइंट को चूज कर सकते हैं, चाहे तो इसको, चाहे तो इसको, चाहे तो इसको। और किसी भी पॉइंट को चूज करके हम सामने वाली साइड पर कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ये पैटर्न है। ये पैटर्न आप लोगों को समझ आ गया होगा। जरूरी नहीं है ये वाला, आप इस वाले पॉइंट का भी यूज कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट का यूज कर सकते हो लाइंस खींचने के लिए। तो काउंटिंग आपको पता है कैसे करनी है? आपको इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है, 1 और 2, और बस कुछ नहीं करना, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा टोटल कितने त्रिभुज होंगे? यहाँ पे 3 त्रिभुज होंगे। जैसे कि ये वाली फिगर है, आप इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, और यही आपका फाइनल आंसर है। 3 और 2 5 और 1 6, बस यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको वो 6 त्रिभुज वाकई में देखने हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वो कौन कौन से 6 त्रिभुज हैं। देखो, एक तो त्रिभुज पहला है, एक त्रिभुज दूसरा है, एक त्रिभुज है तीसरा। पहला अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। समझ पा रहे हो? तीसरा त्रिभुज कौन सा है? देखो ये रहा तीसरा त्रिभुज, है ना। ये 3 त्रिभुज तो आपको देखो, देखो ये रहा दूसरा त्रिभुज, और देखो ये रहा पहला त्रिभुज। ये 3 त्रिभुज तो बेसिक है, सबको दिख रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे त्रिभुज है जो इनको मिलाकर बने हैं, जैसे कि 1 और 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज बना है 1 और 2 को मिलाकर? सर ये रहा 1 और 2 को मिलाकर। दिख गया त्रिभुज? 1 और 2 को मिलाकर कौन सा बना है? सर एक त्रिभुज है जो 2 और 3 को मिलाकर बना है। कौन सा त्रिभुज बना है 2 और 3 को मिलाकर? दिख गया आपको 2 और 3 को मिलाकर। और एक यहां पर त्रिभुज है जो 1 2 3 तीनों को मिलाकर बना है। सर 1 2 3 तीनों को मिलाकर बना है। तो टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, कितने ट्राइंगल हो गए? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल हो गए। कितने ट्राइंगल हो गए? 6। लेकिन ये बेसिक मेथड है जो एग्जाम में आपके किसी भी काम का नहीं है। ये किसी भी काम का नहीं है। काम आएगी ये वाली ट्रिक, काम आपकी ये वाली ट्रिक आएगी। ये वाली ट्रिक आपके काम नहीं आएगी, ये वाली काम नहीं आएगी। समझ लो, ये वाली ट्रिक आपके काम नहीं आएगी, काम आएगी आपके पास ये वाली ट्रिक, है ना। चलिए,
तो वो कौन से 6 हैं मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन आपको करना क्या है, इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो चुटकी बजाती कैसे सॉल्व कर दोगे। 1 2 3 4 5 6, बस हमारा फाइनल आंसर होगा इन 6 नंबर्स को आपस में जोड़ना, इन 6 नंबर्स को आपस में जोड़ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि इन 6 नंबर्स को आपस में कैसे जोड़े, है ना। बहुत सारे बच्चों को तो इन नंबर्स को जोड़ने में तकलीफ है। बेटा नंबर्स को जोड़ने की भी डायरेक्ट ट्रिक है। आप लोगों ने समेशन एन के बारे में सुना होगा, समेशन एन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, n × n + 1/2। इस फॉर्मूले से हम कितने भी नेचुरल नंबर को आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। मान लो मुझे 10 नंबर जोड़ने लगातार 1 से लेके 10, तो n की वैल्यू मैं कितनी रख दूंगा, 10। n की वैल्यू 10 रख दूंगा, तो 10 और 1 11/2। कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब है कि जितने नंबर आप जोड़ना चाहते हो लगातार, उसमें उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। जैसे आपको मान लो 6 नंबर जोड़ने लगातार, तो कैसे जोड़ोगे सर, 6×7=42, एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6×7=42 और उसका कर दो हाफ, 6×7=42/2 21, 6×7=42/2 21। तो नंबर्स को जोड़ने की भी डायरेक्ट ट्रिक होती है। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, 20 और 1 21। तो ये ट्राइंगल का एक फर्स्ट बेसिक पैटर्न है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक पैटर्न। ये ट्राइंगल का बेसिक पैटर्न है और बेसिक पैटर्न से ये बेसिक क्वेश्चन उठाया गया है। समझ रहे हो, बेसिक पैटर्न का ये बेसिक क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और बताना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं और ध्यान से समझने की कोशिश करूं, हाँ जी करा देंगे बेटा, इस बार सारी सीट चेंज करा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये जो बेसिक है, ये जो हमारी लाइन है, इस पे टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे। अगर मैं ये वाली लाइन भूल जाऊं, अगर इमेजिन करो कि ये वाली लाइन है ही नहीं, ये वाली लाइन है ही नहीं, हमारा नॉर्मल जो फिगर बना हुआ है वही पुराना फिगर बना हुआ है, लाइक दिस, ये फिगर बना हुआ है। बताना इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, कितने त्रिभुज होंगे इसमें। सर वही ट्राइंगल होंगे, 4×5 = 20/2 10, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितने त्रिभुज होंगे, 10 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे 10। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पर ये लाइन एक और बना दी गई, तो बेटा इस वाले बेस पे 10 होंगे, तो इस वाले बेस पर भी तो सेम इतने ही होंगे, 1 2 3 4। अब अगर सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो, तो ऊपर कितने ट्राइंगल्स होंगे, सेम ट्रिक सर, 4 और 3 7 और 1 9 और 1 10, तो 10 इस पे 10 इस पे। तो हमारा आंसर फाइनली कितना हो गया, जितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं उसका आंसर हो जाएगा डबल, 10×2 = 20 हो जाएगा, 10×2 = 20 हो जाएगा, है ना। अगर इस वाले क्वेश्चन को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बताना जरा, इसको कैसे बताएंगे। हाँ जी, आपकी जो क्लास का टाइम होगा बेटा वो अभी होली के बाद हम चेंज करेंगे, जो कि शायद 1 बजे से हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 4 5 6 दिन क्लासेस इसी समय लगेंगी, फिर आपका जो समय होगा वो 1 बजे से होगा। बैच में वीओडी भी है और बैच में लाइव भी है, दोनों ही चीजें हैं बैच के अंदर। अब बताना इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। सर ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं सर, 1 2 3 4 5। 5 नंबर को डायरेक्ट कैसे जोड़ोगे, 5×3 = 15, 5×3 = 15, तो 15 आ गए, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 15×4 = 60।
अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से करते तो कितना समय वेस्ट होता आपका, ये बताओ, कितना टाइम आपका वेस्ट होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता। देखो, नए क्वेश्चंस तब कराए जाएंगे ना, पहले बेसिक क्वेश्चंस करोगे, पहले बेसिक क्वेश्चंस बनाओगे, इसी के बाद तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बताएंगे आपको क्वेश्चंस। ये बताओ, नए क्वेश्चन से शुरुआत कैसे कर सकते हैं? शुरुआत तो बेसिक से ही करोगे ना। तो स्टार्टिंग हो रही है बैच की, आज बैच का पहला दिन है, पहली क्लास है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से ही शुरू करेंगे। तो ये जीरो लेवल वाले क्वेश्चन है बाबू। अब तुम कह रहे हो नहीं सर, हमें तो बहुत टफ सा क्वेश्चन करा दो, तो उस लेवल पर धीरे धीरे पहुंचेंगे ना। पढ़ाने का एक तरीका होता है, ठीक है? मुझे जादू नहीं, मुझे अपना नहीं दिखाना कि मेरे अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है, कि मेरे पास कितने नए क्वेश्चन है। मुझे अपनी इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी, मुझे आपको सिखाना है। मैं सिखाने के लिए हूं, सिखाया बेसिक तक क्वेश्चन से जा सकता है। मुझे कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को कि मैं एकदम क्वेश्चन लगा दूं खतरनाक, पहले ही क्वेश्चन, कुछ बेसिक सिखाया नहीं, कुछ ट्रिक्स बताई नहीं और सीधा क्वेश्चन पर लेके आ। तो आप एक एक स्टेप ऊपर बढ़ोगे, धीरे धीरे ऊपर चलोगे, है ना? बेसिक लेवल से शुरुआत करो ना। फीस बेटा 999 में आप एडमिशन ले सकते हो, CW20 कूपन कोड डालकर। करियरविल की जो एप्लीकेशन है उसके होम पेज पे लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करना, वेबसाइट पर पहुंचोगे, सीधा CW20 डालना, तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? 15 चौका 60 आ गया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? है जी, इस वाले बेस पर कितने ट्राइंगल हैं सर? 1 2 3 4 5 6। इस वाले बेस पर कितने ट्राइंगल होंगे सर? 6 7 42 बटा दो 21। सर 6 7 42 बटा दो 21, 21 होंगे ना। 6 नंबर को जोड़ने की ट्रिक क्या थी? n × n+1/2। 6 7 42 बटा दो 21। भाई 6 और 5 11 और 4 15, 3 18 तो 20 और 1 21, 21। 1 2 3 4 5, तो 21 × 5 कितने ट्राइंगल हो गए भाई? 105। ये सारे नंबर्स आपस में जुड़ गए, है ना? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। 6 7 42 बटा दो 21, या फिर 6 + 5 11 + 4 15 3 18 20 21। आप कैसे भी नंबर जोड़ो, नंबर को जोड़ने के दो तरीके हैं, सीधा जोड़ो या डायरेक्ट ट्रिक से जोड़ो, n × n+1/2 से। मतलब वो फॉर्मूला है, कोई ट्रिक ब्रिक तो क्या है, बेसिक फॉर्मूला है नेचुरल नंबर को जोड़ने का। चलिए अब मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो जाए, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो जाए, तब आप क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो जाए तब आप क्या करोगे? ठीक है तो देखो ये भी फिगर बेसिक ही वही पैटर्न है, सेम पैटर्न ऐसा है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ। ये वाला जो पैटर्न पढ़ रहे हैं ना हम, इसी पैटर्न को हमने इसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट किया है, और इसी को हमने अब एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। लेकिन ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, ऐसा नहीं कि इस बार पैटर्न कुछ अलग है। वही ट्रिक है जो ट्रिक आप सीखे, जो इसको सॉल्व करने की ट्रिक है भाई इसकी ट्रिक है, भाई इसकी ट्रिक है, सेम ट्रिक है। इस वाले पॉइंट का यूज करो। तो पहले इस वाले बेस पे ट्राइंगल काउंट करो, कितने ट्राइंगल होंगे इस वाले बेस पर? सर वही 1 2 3 4। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर कितने होंगे? 1 2। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने होंगे? 1 2 3। और ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो, बस यही हमारा आंसर है ना? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस पर कितने आ गए? 10 आ गए। 2 और 1 3, इस पर कितने आ गए? 3 आ गए। 3 और 2 5 और 1 6, इस पर कितने आ गए? 6 आ गए। तो 10 और 3 13, 13 और 6 19, कितने हो गए? 19 हो गए। कितने हो गए? 19 हो गए। या तो बेटा लाइव से सिलेबस कंप्लीट करना, लाइव क्लासेस से, या फिर VOD से। आपको दोनों नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले VOD भी पढ़ लो फिर लाइव से भी पढ़ लो, इतना टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। तुम एक ही चीज पढ़ लो, वो अच्छे से कर लो। 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तुम्हें, मैथ इंग्लिश रीजनिंग GS, तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होता, समझ रहे हो? तो भले ही कितना भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्यों ना हो जाए, पढ़ना है एक ही बार।
और ऐसा नहीं कि हर 2 महीने बाद मैं तुमसे कहूंगा मेरा नया बैच आ गया, मैंने सारे बदलाव कर दिए पढ़ाने के तरीके में, अब ये बैच सबको ज्वाइन करना। तुम आज पढ़ोगे, 3 साल बाद भी आज का ही पढ़ाया हुआ काम आएगा, 3 साल बाद भी एग्जाम में। ठीक है, लेकिन पढ़ोगे अच्छे से तब जाके। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से अगर मैं इस वाले बेस को ध्यान से देख रहा हूं तो कितने ट्राइंगल्स दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5। और इस पॉइंट से इस वाले बेस पर 1 2 3, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर 1 2 3 4, और इस पॉइंट से इस वाले बेस पे 1 2, और इस पॉइंट पे 1 2। तो ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो भैया, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो इस वाले बेस पे 15 आ गए, 3 और 2 5 और 1 6 आ गए। इस वाले बेस पे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 आ गए। 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 और 3 34 और 3 37। 37 इज द राइट आंसर। 37 इज द राइट आंसर। 37 इज द राइट आंसर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हमने हर क्वेश्चन में, है ना, हमने हर क्वेश्चन में एक ही सिंगल पॉइंट को यूज किया। हमने हर क्वेश्चन में एक ही सिंगल पॉइंट को यूज किया, सिंगल पॉइंट हमने एक ही यूज किया। लेकिन उससे हमने 3 क्वेश्चन बनाए। कितने क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन बनाए। कौन कौन से? पहले तो हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया, एक ही सिंगल पॉइंट को यूज किया, चाहे वो कोई भी पॉइंट यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, या ये यूज कर लो। हमने एक ही सिंगल पॉइंट को यूज किया। पहला क्वेश्चन ये बनाया, दूसरा क्वेश्चन हमने ये बनाया, और जो तीसरा क्वेश्चन बनाया हमने वो कुछ इस तरीके से बनाया, लाइक दिस। लेकिन इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो एक ही ट्रिक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और ये तीनों ही क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें एक ही सिंगल पॉइंट का यूज किया जा रहा है त्रिभुज के 3 में से। वो कोई भी पॉइंट हो, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता है, वो कोई भी पॉइंट हो। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां पर हम त्रिभुज के एक नहीं 2 पॉइंट का यूज करने जाएंगे। जहां पर हम त्रिभुज में किसी भी एक पॉइंट से लाइन नहीं खींचेंगे, हम त्रिभुज के कितने पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे लाइन खींचने के लिए, 2 पॉइंट का। जैसे कि एक पॉइंट से आपने लाइन खींची, अब हम दूसरे पॉइंट से भी लाइन खींचेंगे, लाइक दिस। अब हम दोनों पॉइंट से बेटा कितनी कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि एक सिंगल पॉइंट से कितनी भी लाइन खींचो, कोई आपको रोक नहीं सकता। वैसे ही आप दोनों पॉइंट से कितनी कितनी भी लाइन खींचो, जैसे इससे 3 खींच दी, इससे 1 खींच दी, या इससे एक और खींच दो, या इससे एक और खींच दो, या ऊपर से एक और खींच दो। तो अब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट्स का यूज करते हैं लाइंस ड्रॉ करने के लिए, तो वहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, अगर मैं त्रिभुज के 2 पॉइंट्स का यूज कर रहा हूं लाइन खींचने के लिए, तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन हमारा बनता है, सॉरी, दोनों पॉइंट से, जैसे कि 2 लाइन इससे खींची, 2 लाइन इससे खींच दी, है ना। जैसे कि 3 लाइन इससे खींची मैंने, और 3 लाइन मैंने इससे खींच दी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं फिगर को,
जैसे 2 लाइन यहां से खींची, 2 लाइन यहां से खींची, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, 2 लाइन मैंने यहां से खींची और 2 लाइन मैंने यहां से खींची। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, ये तीनों का आंसर सेम ही है, ये तीनों का आंसर सेम है क्योंकि तीनों फिगर सेम है ना। जिस प्रकार एक लाइन, इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन, और इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन। तो पहली टाइप तो ये बनती है कि हम त्रिभुज के 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बेटा बराबर खींची जा रही है। इन दोनों पॉइंट्स का यूज किया, नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई। इन दोनों पॉइंट्स का यूज किया, नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई। इन दोनों पॉइंट्स का यूज किया, नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई। इन दोनों पॉइंट्स का यूज किया, नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाए। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, जब त्रिभुज के 2 पॉइंट को यूज कर रहे हैं और दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट खींची जा रही है, दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट खींची जा रही है। तो पहले तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, जिसमें त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है। जैसे कि ये फिगर है, देखो हमने एक पॉइंट ये यूज किया, एक पॉइंट ये, दोनों से एक लाइन खींची है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है बेटा, आप इंडिविजुअल नंबरिंग करो और ये जो नंबर है ना, बस आप इसी नंबर का क्यूब कर दो। क्या कर दो बेटा, आप इसी नंबर का क्यूब कर दो। जैसे कि ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम पहली वाली ट्रिक से सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो, पहली वाली ट्रिक से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो त्रिभुज के 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन दो खींची गई है, तो 1 2 3, और ये जो नंबर है ना, बस इसी नंबर का क्यूब कर दो। क्या कर दो, इसी नंबर का क्यूब कर दो। ठीक है, हाँ जी। इस क्वेश्चन को हम पुरानी ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, हैव सम पेशेंस। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी ट्रिक देख लो, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, जिसमें हमें कुछ नहीं करना। देखो दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है, तो 1 2 3 4, ठीक है, कितनी है, 4, तो उसी नंबर का क्यूब कर दो, उसी नंबर का क्यूब कर दो। ठीक है, दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है, हाँ? देखो 1 2 3 4 5, इसी नंबर का क्या कर दो, इसी नंबर का क्यूब कर दो, इसी नंबर का क्यूब कर दो, खत्म कहानी। अब बात ये आती है कि सर अगर दोनों पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं हम, बट नंबर ऑफ लाइंस इक्वल ना हो, देन तब क्या होगा, तब क्या होगा। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों पॉइंट्स में नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे अगर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल ना हो तो, मेरे भाई यहां से 3 है और यहां से 1 है। तो अब इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। कितने स्टेप में बेटा, 3 स्टेप में। हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और वो कौन कौन से 3 स्टेप है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप है कि आप त्रिभुज के इस पॉइंट का यूज करो और ये बताओ टोटल कितने ट्राइंगल है। ये बताना इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल है, इस पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ बेटा, काउंट करके फटाफट से। इस पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं, सामने जो लाइन खींच रहे हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं। सर इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग कर लो, 1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 5 20 बटा 2 10, कितने हैं, 10 है। कोई शक, कोई शक इन 10 त्रिभुज में, कोई शक नहीं है, सीडीएस क्या। अच्छा, अगर मान लो एक और लाइन में खींच दूं, अब कितने त्रिभुज हैं, अब इस पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं, सर वही 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 इस पे हो गए सर, और 10 हो गए इस पे, तो 10 और 10 20 हो गए। मानते हो 10 और 10 20 है? हाँ सर, 10 और 10 20 है। अच्छा, अगर मान लो ये जो लाइन है, ये लाइन में हटा के अगर मैं ये लाइन टेढ़ी कर दूं,
तो भी तो बेटा इस पॉइंट के 10 और 10 20 ही रहेंगे, क्योंकि 10/10 इस पे आ गए और 10 इस पे आ गए। ध्यान से देखो, ध्यान से, बेहद ध्यान से देखो इस फिगर को। तो 10 तो इस वाले लाइन पे आ गए, किस पॉइंट से आ गए, इस वाले त्रिभुज में 10, है ना। तो और 10 आ जाएंगे हमारे इस वाले बेस पर, इस वाले फिगर में देखो 10 आ जाएंगे मेरे इस वाले बेस पर। तो इन 20 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत इस वाले पॉइंट्स में? तो पहला स्टेप ये है कि आप इस वाले पॉइंट के त्रिभुज काउंट करो उसी बेसिक ट्रिक से। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 तो इस पे आ गए और 10 इस पे आ गए, 10 और 10 हो गए 20, 20 हो गए। कोई शक? कोई शक नहीं। यह है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बेटा स्टेप सेकंड। अब आ जाओ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? अब आपको बेटा इस वाले पॉइंट के त्रिभुज काउंट करने हैं, इस वाले पॉइंट के। ये बताओ इस वाले पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं? सर इस वाले पॉइंट में कितने त्रिभुज हैं? 1 + 2 3। इस वाले पॉइंट पे कितने त्रिभुज हैं? 1 + 2 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। अच्छा अगर ये लाइन 1 2 3 और हो तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 त्रिभुज। किसी को कोई दिक्कत 12 में? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइंस जो है इनको हटा के मैं ये लाइंस जो है टेढ़ी कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 3 इस पे है, 3 इस पे है 6 और 3 इस पे 9 और 3 इस पे 12, कोई दिक्कत थोड़ी आ गई, कोई आफत थोड़ी आ गई। तो बेटा इस वाली पॉइंट के 12 समझ आए कि नहीं आए? 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे और 3 इस पे। अब बताओ इन 12 को भी समझ गए? तो सेकंड स्टेप है हमारा, इस वाले पॉइंट के काउंट करो। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 20 और 12 में कोई दिक्कत? 20 अलग काउंट किए, 12 अलग काउंट किए हमने, है ना। 20 अलग काउंट किए, 12 हमने अलग काउंट किए। तो 20 और 12 में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा? कुछ कॉमन ट्राइंगल होंगे, उनको हमें माइनस करना होगा जो 20 और 12 में कॉमन है, जो 20 में भी आ गए और जो 12 में भी आ गए। अब 20 और 12 में कुछ कॉमन ट्राइंगल है। देखो कितने कॉमन ट्राइंगल है, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट से कॉमन ट्राइंगल बनेगा। देखो ये वाला, ये एक ऐसा त्रिभुज है, ये 20 में भी काउंट हो रहा है और ये 12 में भी काउंट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर। अब देखो इस वाले पॉइंट का त्रिभुज, देखो इस वाले पॉइंट का, ये एक ऐसा त्रिभुज है जो ऊपर वाले 20 में भी काउंट हो रहा है, 12 में भी काउंट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये कॉमन ट्राइंगल्स हैं। तो ये दोनों पॉइंट को छोड़कर ये जितने भी पॉइंट्स हमारे बच गए ना, उतने ऐसे त्रिभुज होंगे जो डबल काउंट हो चुके हैं। डबल 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 काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए। तो बेटा कितने त्रिभुज 2 बार काउंट हो गए? 2 4 6 8। तो 8 त्रिभुज मेरे डबल काउंट हो गए। तो फाइनल आंसर क्या बना? 20 ऊपर से, 20 तो इसके हो गए, 12 इसके हो गए और डबल कितने हो गए? 2 4 6 8, 8 मेरे हो गए 2 बार काउंट। तो 20 और 12 32, 32 माइनस का 8 24। तो फाइनल आंसर होगा 24। तो 3 स्टेप काउंटिंग है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर नंबर ऑफ लाइंस हमारी इक्वल नहीं है तो, अगर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है तो सीधा बेटा 5 का क्यूब कर दो 125। और अगर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं है तो हम 3 स्टेप काउंटिंग करेंगे। अगर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं है तो हम 3 स्टेप काउंटिंग करेंगे। जी हाँ, जैसे कि ये फिगर है, इसमें 3 स्टेप काउंटिंग करके बताओ मुझे कुछ ही सेकंड के अंदर। पहले स्टेप में इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट करके बताओ मुझे कितने हैं। जल्दी से बताओ बेटा इस पॉइंट के त्रिभुज कितने हैं। सेकंड स्टेप में 12 तो मैं दिखाई नहीं दे रहे। अबे ये वाली जो लाइन है, एक त्रिभुज ये है ना, एक त्रिभुज ये है 2 और एक त्रिभुज ये है 3। तो इस वाली लाइन से 3 बन गए इस पॉइंट से, फिर इस वाली से भी 3 बनेंगे इस पॉइंट से, 6 इससे भी 3 बनेंगे और इससे भी 3 बनेंगे। ये लाइन जो खींची जा रही थी। हाँ जी, इस वाले पॉइंट से कितने त्रिभुज काउंट होंगे इस वाले बेस पर? सर 1 2 3 4 5, 5 6 30 बटा 2 15।
5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो इस वाले बेस पर इस वाले पॉइंट से 15 आ जाएंगे, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर भी 15 आ जाएंगे, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर भी 15 आ जाएंगे। 15 तिया 45। ये बताओ 45 में किसी को दिक्कत? 45 ट्राइंगल्स काउंट करने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 और 15 और 15, 15 तिया 45 हो गए भाई। अगर मान लो ये वाली फिगर होती, अगर ये वाली फिगर होती 1 2 3 4, ठीक है, अगर ये वाली फिगर होती तो आप इस पॉइंट के 45 नहीं काउंट करते? 1 2 3 4 4 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। इस वाले बेस पे 15 आ गए और 15 इस पे आ गए और 15 इस पे आ गए। तो यही तो 45 और ये 45 बराबर ही है। अब आप सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाले बेस पर कितने ट्राइंगल देगा? सर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 तो इस पे आ गए इस पॉइंट से, और 6 इस पे आ गए, 6 इस पे आ गए, 6 इस पर आ गए, 6 इस पर आ गए। 1 2 3 4 5, 6 पंजे 30। कितने आ गए? 30 आ गए। वो कौन से 30 है मैं समझाता हूं। ये पॉइंट आप देख रहे हो और यहां से लाइन जा रही है, और कितने आ गए? इस पे कितने हैं? 3 है, नहीं 2 लाइन जा रही हैं, 2 सॉरी। कितनी लाइन जा रही है? 2 लाइन जा रही हैं। तो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। कितने हैं बेटा इस लाइन पे? 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। कितने इस पॉइंट के? 30 है। बस फर्क सिर्फ इतना, यहाँ सीधी लाइन है वहां पे टेढ़ी लाइन है। अब माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? सर ये सारे पॉइंट्स माइनस। माइनस क्या करोगे? 1 2 3, इन दोनों को छोड़कर इसके 30 आ गए ना। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। तो ये 15 माइनस कर दो तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा? फाइनल आंसर 60 आ गया। फाइनल आंसर कैसा आ गया? फाइनल आंसर 60 आ गया। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। 45 30 माइनस 15, 45 30 माइनस 15, 45 30 माइनस 15। समझ रहे हो? अब जरा एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हैं। क्या वाकई में 27 आंसर ट्रिक से जो आया है, क्या अगर मैं बेसिक तरीके से काउंट करूं, 3 स्टेप काउंटिंग करूं, तो क्या 27 आंसर आएगा? जरा काउंट करना बेटा, 3 स्टेप काउंटिंग करना जरा। हाँ जी, 3 स्टेप काउंटिंग करके बताओ मुझे, क्या वाकई में मेरा 27 आंसर बन जाएगा? जल्दी से काउंट करके बताओ। हाँ जी, 3 स्टेप काउंटिंग करके बताओ जल्दी से। क्या वाकई में 27 आंसर बन जाएगा इससे, अगर हम 3 स्टेप काउंटिंग करें तो? सेकंड स्टेप की दूसरी लाइन से बेटा, सेकंड स्टेप की हर लाइन से कितने बनेंगे, है ना? हर लाइन से इससे कितने बनेंगे? इससे 3 बनेंगे ना। 1 + 2 3। ये कितने बनेंगे इस पर, इस वाले पॉइंट से? 1 2, 1 + 2 3 नहीं बनेगा? चलो ये वाला हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट के कितने ट्राइंगल होंगे? 1 2 3। तो 3 और 2 5 और 1 6। इस वाले पॉइंट पे 6 आ गए। 6 और 6 12 और 6 18, 18 आ गए सब। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले सामने कितने देगा? कितने देगा ये बताना, सॉरी। हाँ जी, ये कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे। 18। तो 18 + 18 माइनस कितना करना है? माइनस 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 करना है। 36 - 9 27। 36 माइनस का 9 कितना होगा? तो हम इस क्वेश्चन को 3 स्टेप काउंटिंग से भी कर सकते हैं, है ना? हम इस क्वेश्चन को 3 स्टेप काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने किए हैं पूरे 14 क्वेश्चन सॉल्व, 14 क्वेश्चन। जब आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे, कल की क्लास भी ठीक 2:30 बजे होनी है,
तो जब आप कल 2:30 बजे क्लास अटेंड करोगे तो इन 14 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना, है ना। जब हम शुरू में पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पुरानी क्लास का रिवीजन करके आना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप क्लास पीएनजी से कर लेना रिवीजन, क्लास पीएनजी भी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, तो क्लास पीएनजी से भी रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप क्लास को दोबारा देखकर इंटू 2 स्पीड पे भी रिवीजन कर सकते हो। तो इन 14 के 14 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना जरूरी है, तभी कल का लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। चलिए साहब, तो अब मुलाकात करते हैं। आज पहला दिन था, पहले दिन में ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का ही रखते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक मैंने क्वेश्चन कराए आज, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए, ठीक है। आईपीएल खेलने जाना है अभी, प्रैक्टिस में भी जाना है मेरे को, ठीक है। मुंबई पहुंचना है अभी। चलिए, तो लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से कल, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।